अस्सलाम वालेकुम। तो प्रीवियस लेक्चर में हम पीरियोडिक ट्रेंड एंड फिजिकल प्रॉपर्टी का जो पहला टॉपिक था एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस, जो कंप्लीटली हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास जो पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये बहुत सारे हैं। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक ट्रेंड की। मीन पीरियोडिक ट्रेंड क्या था, जैसे मैंने वर्ड आपको बताया था कि पीरियोडिक ट्रेंड और पीरियोडिक फंक्शन जो है वो एक ही चीज है, मतलब ऐसी खसूसियत है जो स्पेसिफिक इंटरवल के बाद अगेन रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो यहां पे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल वाला, ठीक है जी। उसके बाद आप आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ईयर की बुक में भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 6 केमिकल बॉन्डिंग, वहां पे भी आप आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो थोड़ा सा उसके साथ टच हुए थे। अब हमारे पास जो सेकेंडरी की केमिस्ट्री है पार्ट 2 चैप्टर 1 है, ये पीरियोडिक टेबल की जो है फिजिकल प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एनर्जी जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं शुरू से ही पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि जब आप 9th में थे या फर्स्ट ईयर में थे आपको इतनी अवेयरनेस नहीं थी, आपको बेसिक नहीं पता कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो होती क्या है। अब ये वाली जो वीडियो है ये थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली सुनेंगे, कंप्लीटली एक एक बात जो है वो अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे, तो यकीन मानिए आपका MCAT ECAT का ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो इसमें क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं जी आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि सेकंड हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है। आयोनाइजेशन एनर्जी, फुली एनर्जी के साथ हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक भी जो है वो हमारे पास है जी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेसिक में बताऊंगा कि आयोनाइजेशन जो है ये होती क्या है, ठीक है। फर्स्ट वन हम इस चीज को देखेंगे कि आयोनाइजेशन हमारे पास क्या है। जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं आयंस, तो हमारे पास आयंस 2 टाइप के थे, ठीक है। अगर हम ये फर्स्ट वर्ड यूज करें तो हमारे पास जो आयंस थे ये 2 टाइप के थे। पहले हमारे पास जो आयन था वो था कैटायनिक आयन, ठीक है। मीन ऐसा आयन या ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं सोडियम हमारे पास H+ है। तो जितनी भी स्पीशीज है हमारे पास जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो होते हैं जी हमारे पास कैटायन, ठीक है। इसी तरह इसकी सेकेंड टाइप जो है वो है हमारे पास एनायनिक आयन। एनायनिक आयन भी कहते हैं हम, जस्ट इसे एनायन भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास है जी ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो तमाम के तमाम क्या होंगे जी एनायंस, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हमने देखी कि ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फ्लोरीन नेगेटिव है, इसी तरह हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव है। ये तमाम की तमाम ऐसी स्पीशीज हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम कहते हैं एनाइन, ठीक है जी। और ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम कहते हैं कैटायन। तो यहां पे अगला जो वर्ड है वो है जी आयोनाइजेशन। जेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। तो अगर हम टोटल वर्ड देखें आयोनाइजेशन, तो आयोनाइजेशन का जो टोटल मतलब है वो है फॉर्मेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। अब ये आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसे सिंपल वर्ड में देखें कि आयोनाइजेशन जो है ये कौन सी एनर्जी होती है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी एनर्जी जो आयंस बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अभी हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बेसिकली हमारे पास है क्या। सपोज करें अपने ही माइंड में कि अगर हमने किसी एटम में से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, तो हमें उनको कोई ना कोई एनर्जी जो है वो देना पड़ेगी। कैसे देना पड़ेगी कि हमारे पास सपोज करें कि हमारे पास एक सोडियम एटम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 है, और यहां पे इसका जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहां पे मैं रख लेता हूं, और जो नेक्स्ट शेल्स है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और आखिरी जो शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स है,
जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पे हमें पता है कि कल जो है मैंने 3 बातें आपको बताई थी, उसमें से मैं एक बात जो है वो दोबारा से रिपीट करूंगा कि हमेशा किसी भी एटम के अंदर, किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मीन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है इन अ न्यूट्रल एटम। तो यहां पे अगर हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो हमें कोई ना कोई एनर्जी इन्हें देना पड़ेगी। क्यों देना पड़ेगी? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज ने इन सारे नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट किया होता है, मतलब इन्हें पकड़ा होता है, होल्ड किया होता है। मीन सपोज करें कि ये जो न्यूक्लियस है, इस आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, मीन इसका कोई ना कोई होल्ड है। तो उस होल्ड को ओवरकम करने के लिए, उस होल्ड को ब्रेक करने के लिए हमें इसको कोई ना कोई एनर्जी जो है वो देना पड़ेगी। ठीक है, मीन सपोज करें कि हमने बाहर से कोई ना कोई एनर्जी जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को दी और ये इलेक्ट्रॉन यहां से हो गया रिमूव। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा तो इसका जो लास्ट वाला शेल है वो क्या होगा जी? रिमूव हो जाएगा। तो लास्ट वाला शेल जो है इसका क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो इन केस जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन थे 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी थे 11, अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है तो पीछे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गए हैं। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने गुना बढ़ा है? 1 गुना। तो इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो होना शुरू हो जाता है। तो यहां पे किस्सा मुख्तसर यही है कि हमने इलेक्ट्रॉन को, मतलब आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी दी, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पे हम लिखते हैं डेफिनेशन, मतलब ये हमारे पास है क्या? द एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from a gaseous atom। गैसियस यहां पे क्यों वर्ड यूज किया? क्योंकि हमने न्यूट्रल एटम की बात करनी है। ठीक है जी। फ्रॉम अ गैसियस एटम टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। ठीक है जी। जब इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव होगा तो पॉजिटिव आयन ही बनेगा ना। यहां पे देखें कि जब नेगेटिव चार्ज कम होंगे तो पीछे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज बना, ये पॉजिटिव आयन बना। ठीक है जी। तो वो कम से कम एनर्जी जो किसी न्यूट्रल एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, दरकार होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने सोडियम की ली। ठीक है जी। तो सोडियम जो है उसमें से जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव। तो हमेशा हम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इस अलामत से शो करते हैं। तो इसकी जो एनर्जी है वो है जी 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम एटम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है जी 2। तो यही ले लेते हैं ग्राफ, या हम इसे रेज कर देते हैं जी। तो हमारे पास लेट्स सपोज के हमारे पास मैग्नीशियम है। ठीक है। एटॉमिक नंबर 12 है, मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 12 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 है। तो यहां पे अगर हम इनका स्ट्रक्चर ड्रा करें, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका न्यूक्लियस है और ये हमारे पास फर्स्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है जी। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 और 8 10 और 2 हमारे पास टोटल 12 हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है आखिरी शेल में मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। ठीक है। जब हमने इसको बाहर से एनर्जी देनी है तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर देना है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे सपोज करें हमारे पास मैग्नीशियम है, इसको हमने एनर्जी दी,
इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो था वो रिमूव कर दिया, ठीक है जी। तो इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो 738 किलो जूल मोल होगी, 738 किलो जूल पर मोल। तो ये थी हमारे पास सिंपली आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है जी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि वो कम से कम एनर्जी जो किसी गैसियस एटम के आखिरी शेल में से लूजली बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करवाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पे हम देख लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी की जो हायर आयोनाइजेशन एनर्जी है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी या थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, वो किस तरह जो है वो वेरी करती हैं। मीन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या ज्यादा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी या थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास सपोज करें कि हमारे पास ये मैग्नीशियम एटम है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर चुका है। यहां भी मैं दोबारा से रिएक्शन लिख देता हूं कि हमारे पास जो मैग्नीशियम एटम है ग्रुप 2 से बिलोंग करता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर चुका है, ठीक है जी। तो यहां पे इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो फिर से लिखा गया 738 किलो जूल पर मोल होगी। ये थी हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम एटम की। अब यहां पे देखें कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो था वो रिमूव हो चुका है, अब यहां पे जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जहां पे न्यूक्लियस सिर्फ दोनों पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा था, अब ये दोनों जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मतलब जो दो पे लग रही थी अब ये सिर्फ एक पे लग रही है। मतलब न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो आखिरी शेल में मौजूद दो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रही थी, अब वो दोनों की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है। मीन अब ये जो हम सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे, इसको रिमूव करवाने के लिए एनर्जी जो है हमें ज्यादा देना पड़ेगी, ठीक है, सिंपली। तो यहां पे देखें कि हमारे पास ये थी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ठीक है। और ये हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये है हमारे पास सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये हमारे पास है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पे ऑलरेडी जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुका है, अब इसने अपना सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना है, ठीक है। तो इसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमारे पास है 1455 किलो जूल पर मोल। मीन अभी इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट से बढ़ गई है, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं रिमूव हो चुके हैं, ठीक है जी। 2 के 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं, ठीक है जी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से रिमूव हो चुके हैं। अब न्यूक्लियस जो है बाकी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसकी और बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है, यहां पे देखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास 12 थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पीछे कितने रह गए हैं जी, 10 रह गए हैं। मीन 2 पॉजिटिव चार्ज, मीन 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास ज्यादा है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास ज्यादा है तो इसका जो होल्ड है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है जी। तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए हमें एनर्जी भी ज्यादा देना पड़ेगी। तो सपोज करें कि हमने इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करवाना है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगी। क्यों ज्यादा देना पड़ेगी कि न्यूक्लियस से पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन मांगा, ठीक है जी, मैग्नीशियम में से, ठीक है, उसने इजीली रिमूव कर दिया तो हमें एनर्जी भी थोड़ी सी देना पड़ी। फिर हमने थोड़ा सा उसे कहा कि फोर्स किया कि हमें अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दे दो, ठीक है। उसने तो कन्विंस किया, पहले कहा कि मैंने नहीं देना, हमने उसे और एनर्जी मुहैया की तो उसने क्या किया कि वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इजीली दे दिया। अब वो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी आसानी से नहीं देगा क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन पहले दे चुका है, ठीक है। ये थोड़ी सी स्टोरी मैं सुना रहा हूं कि मैग्नीशियम का जो न्यूक्लियस है उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ओनली 10 है। मीन पॉजिटिव चार्ज, मीन न्यूक्लियस का जो होल्ड है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा देना पड़ेगी। तो लेट्स सपोज हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन भी जो है वो यहां से रिमूव करवा दिया। अब इसके पास पहले थे 12 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन रह गए अब जी, जो हमने थर्ड इलेक्ट्रॉन जो अब यहां से रिमूव करवाया। तो यहां से जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करवाएंगे तो मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव 3 आ जाएगा। तो थर्ड जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी हमारे पास वो होगी बहुत ज्यादा, किलो जूल पर मोल,
मतलब 7730 जो है हमारे पास ये किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे देखें ये वाला जो गैप है ये बहुत कम है बनिस्बत थर्ड गैप से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारे पास जो एक सीक्वेंस बना है वो हमारे पास सीक्वेंस क्या है, वो हमारे पास सीक्वेंस है कि हमारे पास पहले थी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह हमारे पास है जी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इसी तरह हमारे पास है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बताएं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या थर्ड। तो एब्सोल्युटली आपके सामने वैल्यूज लिखी हैं कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों, मैं रीजन बता चुका हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप कहोगे कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं तो न्यूक्लियस का जो होल्ड है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ जाती है, ठीक है जी। तो जब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा हो जाता है तो उनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को जो लूजली बॉन्डेड है उसको रिमूव करवाने के लिए एनर्जी जो है वो ज्यादा देना पड़ती है, इसलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। तो यहां पे मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी का थोड़ा सा लिंक है उसकी वैलेंसी के साथ कि किस तरह जो है हमें आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो वैलेंसी के बारे में बता सकती है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहां पे बताऊंगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमें किस तरह वैलेंसी के बारे में बता सकती है। तो हम कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी एंड वैलेंसी ऑफ एटम, ठीक है, किस तरह। तो सपोज करें कि अगर हमारे पास कोई एटम है उसमें से हमने कंजक्टिव 1 और 2 जो है वो या 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करवाए हैं, तो हमने उसका एनर्जी गैप देखना है। तो एनर्जी गैप हमें किस तरह उसकी वैलेंसी के बारे में बताएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एनर्जी गैप जो है वो फर्स्ट एनर्जी गैप और सेकंड एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज्यादा हो, ठीक है। पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास इफ फर्स्ट एंड सेकंड energy gap is very big या very greater, बिग का वर्ड यूज कर लो, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा हो मीन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का जो गैप है अगर वो बहुत ज्यादा हो तो फिर उस एटम की वैलेंसी कितनी होगी 1, ठीक है। देन द वैलेंसी ऑफ an atom is 1। मीन इस बात का मतलब क्या है कि अगर हमने किसी एटम के पहले 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिए तो उसका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो जाए तो वो हमें बताएगा कि एटम का जो उसकी जो वैलेंसी है वो 1 थी, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए किसका, सेकंड और थर्ड का, तो यहां पे हमने सारी बातें लिखनी है कि अगर हमारे पास सेकंड और थर्ड का यानी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। ठीक है, इनका जो एनर्जी गैप जो वो बहुत ज्यादा हाई हो जाए, मतलब ज्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये हमें बताएगा कि जो एटम है जिसमें से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाए हैं उसका जो एटॉमिक नंबर है या उसकी जो वैलेंसी है वो 2 है। तो हम कह सकते हैं देन द वैलेंसी ऑफ एन एटम इज 2, ठीक है जी। तो ये हमें बताएगा कि अगर यहां पे देखें ना कि इनका जो पहला जो एनर्जी गैप है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है जी। इन दोनों का जो पहला एनर्जी गैप है वो बहुत स्मॉल है, लेकिन जो तीसरा एनर्जी गैप है 1451 से डायरेक्टली कहां पे आ गया है 7730 पे, मतलब 7730
ठीक है। तो मतलब कितना एनर्जी डिफरेंस आ गया, मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है। इस डिफरेंस की वजह से ये हमें बताता है कि ये जो एटम है जिसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया है उसकी जो वैलेंसी है वो है 2। कैसे पता चला कि जब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया तो उसे बहुत कम एनर्जी देना पड़ी, इसी तरह जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया तो उसको हमने फर्स्ट वाली से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो मुहैया की। अब जो थर्ड है, अब वहां से जो आखिरी शेल है मैग्नीशियम का वो तो रिमूव हो चुका है, मीन जो बाकी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है मीन न्यूक्लियस का जो होल्ड है उसके ऊपर वो और ज्यादा है। तो जब हमने सेकेंड शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया तो उसका जो एनर्जी गैप है क्यों बढ़ा, क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब थे और न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो उस पर ज्यादा थी, जिसकी वजह से एनर्जी गैप जो था वो ज्यादा आया। तो इस एनर्जी गैप ने हमें बताया कि जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर जो एनर्जी गैप है वो डिफरेंस होगा तो ऐसे एलिमेंट्स की, ऐसे तमाम एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी। तो ये था वेरी इंटरेस्टिंग जो आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है और ये बातें आपको काम आएंगी एम कैट और ई कैट में। होप्स हो कि ये बातें जो है आपको कॉलेज में कोई बंदा जो है वो कोई टीचर जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि वहां पे पूरा साल जो है टीचर्स के पास टाइम ही नहीं होता, उन्होंने सिलेबस कवर करवाना होता है और आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। और उसी में आपका जो था टेस्ट में जो है वही आपकी तैयारी होती है। मीन आप जस्ट रट्टा सिस्टम पे चल रहे हो, आपको कंसेप्ट जो है वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो बच्चे जिनके 1050 मार्क्स होते हैं लेकिन वो एम कैट ई कैट में नाकाम हो जाते हैं। तो मैं यहां पे आपको बेसिक कंसेप्ट देने आया हूं, वो कंसेप्ट जो आपने 9th में नहीं पढ़े, जो आपने 10th में नहीं पढ़े, 11th में नहीं पढ़े, तो ये अपना 12 क्लास है, हायर क्लास है, इसके बाद आपने यूनिवर्सिटीज में जाना है। अगर आपको बेसिक का ही नहीं पता होगा तो वहां पे बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स पीएचडी प्रोफेसर्स हैं, तो उनके जो है कंसेप्ट्स आप किस तरह जो है उनको फॉलो कर पाओगे अगर आपके पास कंसेप्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे बेसिक कंसेप्ट अगर आपके पास होंगे तो आपके पास जो हायर क्लासेस की एजुकेशन है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। तो नेक्स्ट एक और बात जो है, किस तरह जो है हमें आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसी एलिमेंट के बारे में बताती है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो मेटल्स हो सकता है, कौन सा जो है वो नॉन मेटल हो सकता है और कौन सा जो है वो मेटालॉइड हो सकता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हमें बताती है मेटालिक करैक्टर के बारे में भी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं मेटालिक करैक्टर। Metallic character. Ionization energy also tell us about the metallic character of all the elements present in the periodic table. So let's suppose if an element have low ionization energy, then we say that these elements is metal. Mean ऐसे एलिमेंट्स जिनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो मेटल्स है। कैसे? अगर हम अभी हमने पीरियोडिक ट्रेंड जो है वो अभी हमने देखना है आगे, ठीक है, उसमें हमने ग्राफ्स भी देखने हैं, तो साथ ही रहिएगा, बिल्कुल भी जाना नहीं है, क्योंकि ग्राफ जो है वो अक्सर जो है वो आपको समझ नहीं आती, तो मैं ग्राफ भी आपको बड़ी डिटेल में जाके समझाऊंगा। तो यहाँ पे ऐसे एलिमेंट जिनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो मोस्टली मेटल्स होते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक है बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ऊपर से नीचे आए, मतलब टॉप टू बॉटम आए, तो जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम है, फ्रांशियम है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है? लो होती है, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम मेटल्स क्यों हैं? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल लो है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे पास जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स सिंपली, ठीक है, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड इसका पॉइंट है, अगर तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी तो हम क्या कहेंगे? वो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। कैसे? तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, लिथियम से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड, तो क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती है। अभी हम ट्रेंड पे आते हैं, क्यों बढ़ती है हम देखेंगे ट्रेंड में। तो यहां पे मैं जस्ट सिंपली सी बता रहा हूं कि जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। मीन मेटालिक करैक्टर जो है वो नॉन मेटालिक करैक्टर की तरफ मूव करता है। तो एक्सट्रीमली राइट साइड पे, जिसे हम एस ब्लॉक कह सकते हैं, वहां पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो हम यहां पे सिंपली लिख सकते हैं पी ब्लॉक, ठीक है जी। तो पी ब्लॉक में हमारे पास आ जाता है 3A 4A
5A 6A 7A 8A जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं जी हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह अगर हम थर्ड पॉइंट को देखें तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंटरमीडिएट फॉर्म में होती है, मतलब उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना वो ज्यादा लो होती है ना वो ज्यादा हाई होती है, तो ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं जी मेटालॉइड्स। ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं जी मेटालॉइड्स। मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं। ये कौन कौन से हो सकते हैं? सिंपली हमारे पास सिलिकॉन हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, इस तरह हमारे पास टलीनियम हो सकता है, मतलब सिंपली बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप 3A से लेके जो 6A 7A के जो बॉटम के एलिमेंट्स हैं, मैंने अभी बताया कि लेफ्ट राइट बढ़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी, टॉप टू बॉटम कम होता है, ठीक है। तो जब हम पी ब्लॉक के नीचे आएंगे, बॉटम पे आएंगे, तो वहां पे हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ना तो बहुत ज्यादा है और ना तो बहुत कम है। तो ऐसे एलिमेंट्स हमें क्या बताते हैं कि वो हैं जी मेटालॉइड्स, ठीक है। तो सिंपली ये ट्रिक है, आपको पता चलेगा कि कौन से जो हैं हमारे पास मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं और कौन से मेटालॉइड्स हैं। तो मैंने आपको जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स बताए थे, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था चैप्टर 1 का, तो उसमें जो था मैंने बताया था कि कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स और कौन से मेटालॉइड्स हैं, ठीक है। तो मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी की मदद से भी इसे देख लिया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी जी, इसके फैक्टर्स की। जो इसके ऊपर फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, वो हमने यहाँ पे चीज़ देखनी है कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर अफेक्ट करते हैं, जिस पे वो ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के जो अफेक्ट हैं वो कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो इसका फैक्टर्स है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जस्ट पॉइंट लिखे हुए हैं बुक पे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा विद रीजंस, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास वो है जी एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, मतलब दोनों चीज़ों जो है वो सेम है। एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज जो है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ये दोनों चीजें जो है वो सेम है। अब ये जो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज जो है ये किस तरह अफेक्ट करता है? ये क्या है जी, इनवर्स है आयोनाइजेशन एनर्जी के। कैसे? अगर हम ग्रुप 1 की बात करें, मतलब हमारे पास है ग्रुप A1, ठीक है। तो हमारे पास है इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं लेंगे क्योंकि ये गैस है, ठीक है जी। तो यहां पे हम लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांशियम वैसे ही नहीं लेते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट्स जो हम मोस्टली डिस्कस नहीं करते। तो यहाँ पे जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास ये पीरियड नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड ये 6 है। तो मैंने कल 2 बातें आपको बताई थी कि हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो हमें बताते हैं, ग्रुप्स नंबर जो है वो हमें बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो पीरियड है, पीरियड हमें बताता है नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको कल बताई थी कि ये हमेशा आगे यूज होनी है। मैंने कल भी कहा था अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं सुना तो अभी जाएं, वो सुन के आए पहले, फिर आपको जो है वो आगे जो है वो मजीद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटालिक करैक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने हैं, डिस्कस करने हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं वो यूज़ होनी हैं जो मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट भी जो है हम साथ साथ भी उसे डिस्कस करते रहेंगे जैसे हम कर रहे हैं। तो ग्रुप नंबर हमेशा हमें बताता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और पीरियड नंबर हमें हमेशा बताएगा नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। तो यहाँ पे पीरियड जो है वो वेरी कर रहा है इन द सेम ग्रुप, तो इट मींस नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं किसी भी पीरियड में। अगर हम सोडियम की बात करें तो इसमें 3 शेल होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम सीजियम की बात करें तो इसमें 6 शेल होंगे, ठीक है जी। तो यहां पे देखें एटॉमिक रेडियस जो है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। मैं पहले बता चुका हूं कि जब हम टॉप टू बॉटम नीचे आते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं 1 बाय 1। न्यूक्लियस का जो होल्ड है आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम हो जाता है। जब ये होल्ड कम होता है तो इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ी सी एनर्जी दे दें तो वो इजीली रिमूव हो जाता है। मीन आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो टॉप टू बॉटम
डिक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल मीन उसका एटम का जो साइज है वो बढ़ता है, एटम का रेडियस बढ़ता है, और यहां पे एक और बात है शील्डिंग इफेक्ट, वो भी यहां पे बढ़ता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी फर्स्ट फैक्टर जो है। दूसरा फैक्टर जो है हमारे पास ये है कि यहां पे न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है जितना ज्यादा होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। मीन जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो बढ़ते हैं 1 by 1। तो एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं 1 by 1। ठीक है जी। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते हैं, तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ती है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एटम का साइज जो है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर अगर हम पीरियड नंबर 2 ले लें जी, ठीक है जी, लिथियम से स्टार्ट करते हैं। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है, तो ये हमारे पास है पीरियड नंबर 2। अगर हम यहां पे देखें तो इसके पास इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो होता है एटॉमिक नंबर, मतलब जितने प्रोटॉन होंगे वही एटम का एटॉमिक नंबर होगा। तो इसके पास 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मीन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे शेल तो एक्स्ट्रा जो है वो ऐड नहीं हो रहा है। शेल जो है वो पूरे पीरियड में 2 ही रहेंगे। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा शेल जो वो ऐड नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो भी बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से एटम का साइज है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो साइज कम होने की वजह से चार्ज ज्यादा हो जाता है, और जब चार्ज ज्यादा होगा उसकी जो होल्ड होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो और ज्यादा होगा। इट मींस आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। मीन उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी जो है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तो थर्ड हमारे पास फैक्टर है जी, थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इन इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, जो शील्डिंग इफेक्ट्स है ना, इनर इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट्स है, या ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन यहां पर लिख लो। मतलब इनर शेल्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है आउटर मोस्ट शेल के ऊपर, वो क्या इफेक्ट करता है? मतलब जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी ही कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो यहां पे ये बात जो है ये टोटली क्या है जी? इनवर्स है। तो यहां पे अगर देखें कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं 1 by 1। मीन यहां पे जब हम सीजियम के नंबर ऑफ शेल कितने हैं सीजियम के? 6, क्योंकि वो 6 पीरियड से बिलोंग करता है। इट मीन इसके नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे? 6। तो यहां पे देखो कि अगर हम सोडियम की बात करें तो इसके पास नंबर ऑफ शेल्स 2 हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। तो यहां पे अगर हम देखें कि न्यूक्लियस और आखिरी शेल में मौजूद कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं? 1, 2, 3। मीन यहां पे नंबर ऑफ शेल जो हैं वो पूरे 3 हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरवेनिंग शेल्स। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शील्ड कर रहे हैं न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उन्हें हम कहते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स। मीन न्यूक्लियस की जितनी फोर्स आखिरी शेल के ऊपर, आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगनी चाहिए उतनी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि ये जो दरमियान वाले शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक शील्ड बना लेते हैं, न्यूक्लियस की फोर्स के आगे एक शील्ड बना देते हैं। न्यूक्लियस की जो एक्चुअल फोर्स वहां तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और उनको हम थोड़ी सी एनर्जी दे देते हैं तो वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। इट मींस जितना शील्डिंग इफेक्ट इनर इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होगा उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। तो होप सो आपको ये समझ आ चुकी होगी। तो हमारे पास जो लास्ट फैक्टर है इसका वो है जी नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल, यहां पे नेचर ऑफ ऑर्बिटल का क्या मतलब है? ऑर्बिटल्स और ऑर्बिट में डिफरेंट है। ऑर्बिट जो होता है ना हमारे पास, ये आपके लिए एक नई बात है। ऑर्बिट जो होता है ये होता है शेल, जिसे हम कहते हैं KLMN। ठीक है, और जो ऑर्बिटल्स होता है ये होते हैं सब शेल, जैसे S, P, D एंड
F। तो ये हमारे पास K थे, L, M और N एटसेट्रा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स देखनी है हमने, नेचर ऑफ ऑर्बिट नहीं देखना। तो ऑर्बिटल्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स का जो ट्रेंड है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। S जो है वो ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, उसके बाद P की ज्यादा होगी, उसके बाद D की ज्यादा होगी और उसके बाद F की ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो S है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्यों सबसे ज्यादा है? क्योंकि ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है। ऐसे ही टीचर्स ने पढ़ाया होगा आपको। तो रियल जो यहाँ पे बात है वो ये है कि हमारे पास जो S है उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। मीन वहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अगर हम P की बात करें तो इसकी जो शेप होती है वो डंबल टाइप हो जाती है, थोड़ा सा फ्यूज्ड हो जाता है। तो इसकी निस्बत यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो S की ज्यादा है। इसी तरह जब हम D की बात करें तो इसकी जो शेप है वो और ज्यादा डिफ्यूज हो जाती है इस तरह, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा डिफ्यूज हो जाती है। और F की तो हम बात बहुत कम करते हैं। तो F जो है वो बहुत ज्यादा फ्यूज मतलब फैल जाता है। जब यहाँ पे ये जो है ऑर्बिटल्स P और D और F जो है वो कंटिन्यूसली जो है या कंसेक्टिव जो है वो मतलब अपना साइज जो है वो बढ़ा रहे हैं, फैल रहे हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। जब न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उनके ऊपर उतनी ही कम लगती है। तो ये है हमारे पास बेसिक जो है इसका ट्रेंड के S जो हमारे पास ऑर्बिटल है इसकी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी शेप स्फेरिकल होती है और हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास 4 फैक्टर जो कि यहां पे हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। तो अब फाइनली जो हमारे पास जो बेसिक है समझने वाली जो चीज है वो है जी ट्रेंड। तो इस बात को आपने जो है फुल फोकस के साथ सुनना है, क्योंकि जो ट्रेंड है यहां पे टोटली डिफरेंट आपको मिलेगा इन अ पीरियड और ग्रुप में, ठीक है जी। तो यहां पे हम देख लेते हैं ट्रेंड और पीरियड में और ग्रुप्स में। अब यहाँ पे 2 ग्राफ्स बने हुए हैं, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर पार्ट 2 की केमिस्ट्री जो है चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपकी बुक में कुछ ग्राफ्स भी हैं जो ट्रेंड में हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो इसको फुली फोकस के साथ सुनना है। फिर आपको जो है बेसिक कंसेप्ट, बेसिक अंदर की बात जो आप कॉलेज में भी नहीं पढ़ते और मोस्टली टीचर्स आपको पढ़ाते भी नहीं है, तो यहाँ पे आप वो सीखेंगे। मैं बेसिक आपको समझा रहा हूँ, तो बेसिक ही आपने यहाँ पे सीखना है, ठीक है। तो यहां पे हम सबसे पहले ग्रुप में बात कर लेते हैं। जो ट्रेंड है पीरियोडिक ट्रेंड, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करेंगे किसमें जी? ग्रुप्स में। ग्रुप्स जो है टोटल हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है जी। तो यहां पे मैंने 2 बातें लिखी हैं, ये भी अभी याद रखनी है, ये भी फिर यूज होनी है कि ग्रुप्स जो है वो हमें बताता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इसी तरह पीरियड जो है वो नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताते हैं। तो ग्रुप में क्या होता है अगर मैं सिंपली बताऊं तो हम आते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ठीक है जी। तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो सिंपली अगर मैं बताऊं तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। सिंपली छोटी सी बात है, ठीक है, जनरल है, आपको तो पहले भी पता है ये बात। तो ये कम क्यों होती है ये हमने यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सपोज करें, लेट्स सपोज हमने जो है हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है जी। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो मैंने पहले भी बताया कि हाइड्रोजन हम क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो गैस है, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे हम फ्रांशियम क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिथियम है इसका पीरियड नंबर 2 है, सोडियम का 3 है, पोटाशियम का 4 है और रुबिडियम का 5 है, और इसी तरह सीजियम जो है इसका हमारे पास जो पीरियड नंबर है वो 6 है। तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होते हैं। इसके पास 2 है, अगर हम 5 की बात करें तो इसके पास कितने होंगे जी? 5 होंगे, ठीक है जी। तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं 1 by 1। न्यूक्लियस की जो होल्ड होता है आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो है वो बढ़ते हैं, एटम का साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से ये जो दरमियान वाले शेल हैं इनमें
इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एज अ शील्ड काम करते हैं। न्यूक्लियस की एक्चुअल फोर्स जो पहुंचनी चाहिए आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आखिरी शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मजे मजे से घूमते हैं। वो तो कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हमें कोई पूछने वाले नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह घर में जब एक बच्चा होता है तो उसको उसके पेरेंट्स नहीं पूछते, बल्कि वो रात को भी लेट आता है और सुबह भी जल्दी चले जाता है, या वो बहुत फजूल खर्चियाँ भी करता है और अवारा भी फिरता है और उसके घर वाले नहीं पूछते, तो वो समझता है मैं तो आज़ाद हूँ। तो इसी तरह ये जो आखिरी शैल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी ऐसे बिगड़े हुए हैं। ठीक है, ये भी समझते हैं कि मैं पूछने वाला कोई नहीं है, तो वो बात भी ऐसे है। ठीक है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है, इसकी फोर्स को इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने शील्ड किए हुआ है। एक्चुअल फोर्स जो उन पे लगनी चाहिए, जो न्यूक्लियस का एक्चुअली उनके ऊपर ध्यान होना चाहिए, वो नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से वो ज्यादा ना मूव करते हैं और उन्हें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, वो क्या होता है जी, वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है जी, तो यहां पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज होती है, सॉरी डिक्रीज होती है। तो यहां पे हम इसको ग्राफ की मदद से देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक ग्राफ है। ठीक है, यहां पे हमने लेना है इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और यहां पे जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है जी, तो यहां पे इसका जो ट्रेंड बनेगा वो हमारे पास है जी, सबसे पहले आता है लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारे पास पहला जो था वो है लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटाशियम एंड रुबिडियम, और लास्ट वन हमारे पास है सीजियम। तो इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं यहां पे पूछूं कि पीरियोडिक टेबल में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में मौजूद 118 एलिमेंट से टोटली जो है मतलब सबसे कम है, तो आप फौरन से कहोगे सीजियम है। क्यों, मैंने अभी बताया कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, साइज कम होता है, अट्रैक्शन बढ़ती है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, इट मीन जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, और इसी तरह जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है जी, तो इसी तरह ये हम टॉप टू बॉटम आए, यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी, ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का लास्ट एलिमेंट यही है, तो इसी की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं सीजियम हैव लोएस्ट ionization energy in the periodic table। यहां पे आपके एमसीक्यूज भी क्लियर होंगे, ध्यान से सुनना है बिल्कुल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, यहां पे जो सीजियम है उसकी सबसे लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है इन द पीरियोडिक टेबल। तो यहां पे जनरल यही था कि हमारे पास ग्रुप में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका जो ट्रेंड है वो पीरियड में कैसे है। तो पीरियड में जो है वो टोटली डिफरेंट है, तो हम इसे भी देखते हैं कि पीरियड में जो है वो किस तरह डिफरेंट है। ये बातें जो है आपने ध्यान से सुननी है कि पीरियड में जो है किस तरह जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो वेरी करती है। ठीक है, यहां पे हम बात करते हैं जी पीरियड की। अगर मैं सिंपल सा बताऊं कि पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह वेरी करती है, तो हम कहेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ्ट टू राइट क्या होती है जी, बढ़ती है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों होती है, यहां पे जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो यहां पे मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं। पहला पॉइंट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बढ़ने की वजह से जो अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो साइज है वो डिक्रीज हो जाती है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो एक्स्ट्रा शेल एडेड, मतलब जितने शेल्स हैं एक पीरियड में उतने ही रहेंगे, जो मैं पहले बात बता चुका हूँ। ठीक है जी, और जब शेल एक्स्ट्रा नहीं ऐड होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बढ़ते रहेंगे, उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा जी, साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, या साइज जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, जब साइज डिक्रीज होगा
तो फोर्थ वन हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट है कि पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किस तरह जो है वो वेरी करती है। ये मैंने सिंपल सी बात बता दी है कि किस तरह जो है वो वेरी करती है। तो हम सिंपली यही कह देंगे, जैसे सपोज करें कि यहाँ पे हम लेते हैं पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 2 में जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, ब्रीलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड लास्ट वन नियोन। तो मैं सिंपली आपको कहूंगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा शेल कोई ऐड नहीं होता, साइज रिड्यूस हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। और जब अट्रैक्शन बढ़ के साइज छोटा होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखें कि लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 है, इस तरह ब्रीलियम का 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन देखें यहाँ पे 1 by 1 क्या हो रहे हैं जी, बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा शेल ऐड नहीं हो रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है जिसकी वजह से साइज जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, अभी हमने ग्राफ देखना है, ग्राफ जो है वो टोटली डिफरेंट है। ये तो था एक्सपेक्टेड, हमारे पास एक्सपेक्टेड क्या था कि जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे जो रियल बात है, जो रियलिटी है वो हम देख लेते हैं क्या है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारे पास क्या है, 1s2 2s1, तो यही है ना। इसी तरह जब हम इसकी देखें तो इसमें क्या है, 1s2 2s2। तो यहाँ पे इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको 2 बातें बताने लगा हूँ कि पीरियड में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लेफ्ट राइट किस तरह जो है वो वेरी करती है। तो यहाँ पे 2 बातें जो है इस बात को समझने से पहले वो समझ लें, ठीक है। मुझे अभी याद आया कि मुझे ये बातें आपको समझानी चाहिए, फिर आपको ये बात समझ आएगी। तो पहली बात जो है वो हमारे पास ये है कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रियलिटी में स्टेबल है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर स्टेबिलिटी। तो यहां पे लिख लें, नोट कर लें, लिख के रख लें इसे, स्टेबिलिटी, ठीक है जी। कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन क्या है, एटम का जो लास्ट शेल है या लास्ट ऑर्बिटल है वो हाफ फिल होना चाहिए, ठीक है, हाफ फिल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए जी, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट की यहां पे बात नहीं हो रही, ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये थी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। मीन जैसे हमारे पास p ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6, तो हाफ फिल क्या होगा इसका, 3। इसी तरह हमारे पास d ऑर्बिटल है, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10, तो इसका हाफ फिल्ड क्या होगा, 5, ठीक है। इसी तरह हमारे पास f में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 14, तो इसका हाफ फिल्ड क्या होगा, 7। तो बेसिकली हम f की बात नहीं करते, ठीक है जी। तो f की बात हम नहीं करते, हमने हमेशा जो है वो डिस्कशन करनी होती है p और d के ऊपर, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, या तो वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो या वो फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हो, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसके बगैर, इस बात के बगैर आपको जो है वो ग्राफ समझ नहीं आने वाले, ठीक है। तो यहां पे फुल फिल ऑर्बिटल्स या तो हाफ होने चाहिए या फुल। तो फुल के लिए p में कितने आते हैं, 6 आते हैं, d में कितने आते हैं, 10, और f में कितने आते हैं, 14, जो कि हम बेसिकली डिस्कस नहीं करते। तो मोस्टली जो है इन दोनों की बात करेंगे। तो यहां पे देखें कि हमारे पास ये जो 1s है या 2s2 है, इसमें जो है क्या है कि इसका जो आखिरी शेल है वो फुल फिल है, ठीक है। इसकी भी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो बोरोन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो इसका है 2p2 2p3, तो यहाँ पे भी हाफ फिल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2p4 2p5 2p6, ठीक है। तो यहां पे मैंने अभी 2 बातें बताई कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो ऑर्बिटल है या तो फुल फिल होना चाहिए या हाफ फिल होना चाहिए, ठीक है, तो उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी। तो यहां पे हमारे पास कौन कौन से हैं जी, फर्स्ट वन हमारे पास है जी ब्रीलियम,
ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड वन है वो है सोडियम, ठीक है। तो यहां पे ये था एक्सपेक्टेड, तो रियलिटी में क्या होगा, रियलिटी में हमारे पास बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बोरोन से ज्यादा हो जाएगी। मीन रियलिटी में क्या होगा कि सबसे पहले लिथियम, उसके बाद आएगा बोरोन, फिर आएगा बेरिलियम जो है वो एक एटम जो है वो क्रॉस करके आगे चले जाए, क्योंकि इसका जो है वो फुल फिल्ड है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेरिलियम। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा कार्बन, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन नहीं आएगा, ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो टोटली हाफ फिल है, ज़्यादा स्टेबल है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है जी, तो ये आगे चला जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और उसके लास्ट वन में नियॉन, ठीक है। तो ये है इसका रियलिटी में ट्रेंड, ठीक है जी। तो इसी तरह अगर हम बात करें पीरियड नंबर 3 की, तो वहां पे हमारे पास ये था, हमारे पास पीरियड नंबर 2 और ये हमारे पास है पीरियड नंबर 3। यहां पे बात कर लेते हैं पीरियड नंबर 3 की भी, जिसमें हमारे पास है जी सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर है, क्लोरीन एंड ऑर्गन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वहाँ पे क्या था 1s2 2s2, तो यहाँ पे क्या है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है इसके आखिरी शेल में भी 2s2 जो है वो, मतलब 3s2 जो है वो कंप्लीट होता है। मीन इसमें 3s2 जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन के नीचे क्या है, सल्फर है, तो सल्फर की अगर हम फास्फोरस की अगर हम बात करें, क्योंकि वो नाइट्रोजन के नीचे है, तो अगर हम फास्फोरस की बात करें तो इसमें भी क्या होगा 3p3 होगा। मीन ये हाफिल होगा। तो यहाँ पे ये हाफिल है और यहाँ पे ये फुल फिल है। तो मैंने 2 कंडीशन बताई कि जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हैं, अगर वो हाफ फुल फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, मतलब हाफ फिल हो, ठीक है, या फुल फिल्ड हो, तो उनकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इसका जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड था वो यही था कि लेफ्ट टू राइट जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, लेकिन जो रियलिटी है ये था हमारे पास एक्सपेक्टेड, लेकिन ये रियलिटी है वो बिल्कुल छुपी हुई है, और हमेशा रियलिटी छुपी हुई ही होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे और जब वो सामने आती है रियलिटी तो उसकी समझ नहीं आती। तो यहाँ पे भी ये रियलिटी जो है जो छुपी हुई है इसकी वो सामने आ रही है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो बेसिक ट्रेंड होगा वो सोडियम है, उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम नहीं एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा फिर मैग्नीशियम। सिर्फ एक ही एलिमेंट को क्रॉस करना, ये नहीं कि आपको ये फुल फील्ड है तो आप उठा के 4 एलिमेंट्स के आगे ले जाओ, तो ऐसे नहीं करना, बिल्कुल एक एलिमेंट्स के आगे जाएगा। उसके बाद हमारे पास सिलिकॉन, उसके बाद हमारे पास सल्फर, फिर फास्फोरस आ जाएगा, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद लास्ट पे ऑर्गन, जो कि इंतहाई इनके ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होते हैं नोबल गैसेज की, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये थी हमारे पास रियलिटी। अब जो है इन्हीं बातों को हम दे के यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये बातें जो है सारी नोट कर लें, बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, जिस तरह भी आपको ईजी लगता है। तो यहाँ पे हम अब ग्राफ देखते हैं कि ये जो है किस तरह जो है वो ग्राफ बनता है। वेरी इंटरेस्टेड है जी, समझने की बातें हैं, जब समझ आ जाती है तो फिर मज़ा आता है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा ग्राफ मैं बना देता हूँ, होप्स हो कि आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है एक ग्राफ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हीलियम, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट पे लिथियम, ठीक है। अब लिथियम का जो है उसके बाद आना चाहिए बोरोन। लिथियम बेरिलियम है, ठीक है। बेरिलियम चले जाता है ऊपर यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि उसका जो ऑर्बिटल है वो फुल फिल है। उसके बाद आ जाता है लिथियम के बाद यहाँ पे बोरोन, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाता है बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। कार्बन के बाद आता है कौन सा जी? नाइट्रोजन, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। उसके बाद ऑक्सीजन आता है, ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है नियोन, ठीक है। कैसे? यहाँ पे देखो कि जो हमारे पास इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है ना वो यहाँ पे बढ़ रही है।
आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऐसे बढ़ रही है और इस तरह यहाँ पे जो इसका एटॉमिक नंबर है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि बेरिलियम जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? उसका जो ऑर्बिटल है वो फुलफिल है। इसी तरह सोडियम की ऑक्सीजन से ज्यादा है, हालांकि सोडियम जो है वो ग्रुप नंबर 5 का है, ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 का है। हालांकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए लेकिन नाइट्रोजन के। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल है वो हाफ फिल है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस वजह से जो है ये क्या है, टॉप पे है। उसके बाद अगर हम पीरियड नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सोडियम, ठीक है। सोडियम के बाद इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, जिसका जो एस ऑर्बिटल है वो फुलफिल है। सोडियम के बाद आ जाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद हमारे पास जो आता है सिलिकॉन है यहाँ पे, ठीक है जी। सिलिकॉन के बाद हमारे पास क्या आ जाता है जी, फास्फोरस, जो कि बेसिकली ऊपर ही जाएगा। फास्फोरस जो है वो ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो हमारे पास फास्फोरस है उसका जो ऑर्बिटल है वो क्या है जी, हाफ फिल। उसके बाद सल्फर जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है ऐसे, ठीक है जी। सल्फर के बाद हमारे पास आती है क्लोरीन और उसके बाद हमारे पास आती है ऑर्गन। ऑर्गन आता है, ठीक है। तो ये थी रियल बात कि किस तरह जो है मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ी है और किस तरह जो है फास्फोरस की सल्फर से आयोनाइजेशन बढ़ी। अभी यहाँ पे देखो कि सल्फर जो है ग्रुप 5 का बंदा है, हालांकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, और सल्फर जो है ये ग्रुप 6 का बंदा है, ठीक है। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो रियलिटी की है वो फास्फोरस की ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसका जो पी ऑर्बिटल है वो हाफ फिल है, ठीक है। तो ये था हमारे पास ग्राफ। होप सो कि आपको समझ आ चुकी है। यहाँ पे हमने इस लेक्चर में सबसे पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। उसके बाद हमने हायर आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी, मीन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद हमने देखा कि उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैलेंसी के साथ क्या रिलेशन है, कि मीन आयोनाइजेशन एनर्जी हमें किस तरह वैलेंसी के बारे में बताती है, तो वो भी हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद हमने देखा कि मेटालिक करैक्टर जो है वो किस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ रिलेट होता है और किस तरह हमें आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसी भी एलिमेंट्स की जो है मेटालिक करैक्टर के बारे में बता सकती है। उसके बाद हमने कुछ फैक्टर्स देखे कि किस तरह जो है वो लॉन्ग द पीरियड और डाउन द ग्रुप जो है वो वेरी करते हैं, या किस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी उन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेड है। उसके बाद लास्ट वन पे हमने क्या देखा, ट्रेंड देखा ग्रुप्स में, उसका भी हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। इसी तरह हम अभी ये वाला जो लास्ट वन है ये पीरियड का जो है ट्रेंड, ठीक है, वो उसका भी हमने ग्राफ बना लिया। तो किस तरह जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं, स्टेबल क्यों है, वो 2 वजूहात मैंने बता चुका हूं, ठीक है, और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्यों ज्यादा है। होप्स हो कि आपको समझ आ चुकी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका जो है एमसीक्यूज भी आएगा आपको, और एम कैट ई कैट में ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं आपको जरूर आपको पता होना चाहिए, फिर ही जाके आपका जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। पढ़ना होता है ना तो वो पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते बल्कि दूसरों को समझाने के लिए पढ़ते हैं। कंसेप्ट के साथ पढ़ना चाहिए। रट्टा जो है एक थोड़ी देर के लिए रट्टा आप लगा के अच्छे मार्क्स ले लोगे, लेकिन रट्टा जो है वो आपको आने वाली लाइफ में नाकाम कर देगा। तो इंटेलिजेंसी जो है वो जस्ट ये नहीं है कि आप कितने टाइम में कितने जो सारा सबक होता है इसको रट्टा लगा सकते हो, ये इंटेलिजेंसी नहीं है। इंटेलिजेंस होती है कि आप जो है कितना समझ के अगले को समझा सकते हो, कि आपके पास नॉलेज कितना है। होप्स हो के आपको समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट जो है हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिस्कस करेंगे, तो साथ रहिएगा। हम बिल्कुल जो है वो कंसेप्चुअल स्टडी कर रहे हैं। तो अल्लाह हाफिज।